हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए यूपी पुलिस यूपी लेखपाल के लिए भारतीय इतिहास में हम लोग हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न देखेंगे। इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। सेट नंबर पहला है, इससे पहले हमने पॉलिटी का एक सेशन लिया और कई ऐसे लगातार वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दिल से, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, ठीक है, लेकिन करें जरूर, ठीक है। कह रहा, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आएगा। क्वेश्चन करा, भारतीय साम्राज्य में सर्वप्रथम पुर्तगाल का जो पुर्तगाली साम्राज्य का प्रकाश था वो किसने डाला। तो आपको हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डोमिंगो पेस होगा। बहुत से लोग वास्को डी गामा कर रहे होंगे लेकिन वो आपका गलत है। देखिए समझिए, जो डोमिंगो पास था ये कृष्णदेवराय के समय क्या आया था, एक यात्री था, ठीक है, पुर्तगाली यात्री था। किसके समय आया था, ये कृष्णदेवराय के समय आया था। कृष्णदेवराय जो कौन थे, कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे, इनके समय में ये डोमिंगो पास आया था। और ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेवराय और पुर्तगाली यात्रियों जो पुर्तगालियों थे उनके बीच बहुत अच्छी वार्ता थी और इसलिए जो डोमिंगो पास था उसने पुर्तगाली साम्राज्य का वर्णन किया है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, और ये अच्छा प्रश्न है। कह रहा, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां थीं, ये किस रूप में आती थी, सदृढ़ व्यापार स्थान के रूप में, उत्पादन केंद्र के रूप में, या भंडार गृह के रूप में, या सदृढ़ यूरोपीय कस्बे के रूप में। तो आपको याद रखना है, ये जो यूरोपीय फैक्ट्रियां थी ये भंडार गृह के रूप में कार्य कर रही थी। किसे, भंडार गृह के रूप में, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों 25 प्रश्न है, 25 प्रश्नों में से जो भी आपको पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। कह रहा है, मुगल काल का सबसे किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है। बोलेंगे बाबुल का मक्का किसे कहा जाता है। आपने मुगल काल के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। कब सर, कहेंगे 1526 में पहली बार मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और सूरत जो है इसका बंदरगाह बहुत फेमस बंदरगाह होता है सूरत, और सूरत को ही बाबुल का मक्का कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना, एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए सबसे लंबे तक किसने शासन किया था। बताइए निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट आंसर देना है। देखिए मैं आपको सबको बता देता हूं, अकबर की अगर शासनकाल की आप बात करेंगे तो अकबर का शासनकाल कब सर, 1556 से, आपको पता होगा 1556 से ये आपका 1605 तक इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। शाहजहां की अगर बात करेंगे तो जहांगीर की पहले बात कर लेते हैं, 1605 से इसका शासनकाल 1627 तक रहता है। क्लियर, 1627 तक शासनकाल रहता है। अच्छा, शाहजहां की हम बात करें तो 1627 थे, आप देखेंगे 1627 से इनका काल 58 तक रहता है। कितने तक, 1658 तक। बाबर का आपको पता होगा 1526 से इसका काल कितना रहता है, मात्र 4 वर्षों तक। तो सबसे ज़्यादा हमने कितना काल देखा, तो आप सबसे ज़्यादा अकबर का काल देखते हैं। किसका, सबसे ज़्यादा अकबर का काल था। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगर औरंगजेब का काल आपके एग्जाम में पूछे तो क्या बताएंगे, 58 से कितना, 1707, 58 से 1707 जो था वो औरंगजेब का काल था। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो सबसे ज़्यादा कितना हमने कार्यकाल किसका देखा, तो कहेंगे और निम्न में से आपको अकबर का शासनकाल सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। चलिए अकबर की कुछ बातें बताइए। सर अकबर ने सबसे पहले 1562 में क्या किया, 1562 में, ठीक है, 1563 में। मैं आपको जितने भी वीडियो करवाता हूँ ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ, क्योंकि एक एग्जाम में एक बार नहीं 1564 में बताइए, ये 10 बार आपके एग्जाम में आए हैं। 1575 में बता दीजिए, 1579 में बता दीजिए, 89 में बता दीजिए, सॉरी 1500, ये 1500 है। बताइए इनमें क्या किया था। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1562 में सबसे पहले आपको याद रखना है, इसने क्या किया, जो दास बनाने की प्रथा थी उसको, दास बनाने की प्रथा को रोक लगाई। 1563 है ये, आई एम सॉरी, ये 63 है। कितना है, ये 63 है। 1563 में इसने क्या किया सर, तीर्थ यात्रा को कर जो था, तीर्थ यात्रा के कर को रोका, ठीक है। 64 में तो बहुत फेमस है, जजिया कर को समाप्त किया। क्या सर, जजिया कर को समाप्त किया, भूलना नहीं है। 75 में आपको याद है इबादत खाने का निर्माण करवाया। किसका सर, इबादत खाने का निर्माण कराया। 79 में मजहर की घोषणा की, जो एक बार नहीं आपके मजहर की घोषणा की थी। आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम में सर 10 बार पूछी जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता देना दीन इलाही धर्म कब चलाया था, अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर छपने वाला प्रश्न है, कह रहा सबसे बाद में कौन यात्री गए। बात करेंगे सबसे बाद में कौन यात्री गए, तो राइट आंसर क्या होगा, सबसे बाद में कौन यात्री गए। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना है। पुर्तगालियों का अगर प्रथम वायसराय आपसे पूछ लिया जाए, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था, पुर्तगालियों की हम चर्चा करेंगे। तो पुर्तगालियों का अगर प्रथम वायसराय आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, फ्रांसिस द अल्मोड़ा, फ्रांसिस द अल्मोड़ा था। कौन सा प्रथम जो था वो फ्रांसिस द अल्मोड़ा था, याद रखेंगे, कौन, अल्मोड़ा। एक मिनट,
अल्मोड़ा। फ्रांसिस द अल्मोड़ा जो था ये प्रथम वायसराय था किसका, इनका पुर्तगालियों का। और एक बात याद रखना, ये कब आया था, कहेंगे 1505 में ये आया था, 1505 में ये आया था, ठीक है। उसके बाद सर अगर अब की बार आपको अगली बार याद रखना है, 1509 में इन्होंने गोवा को जीता था, 1509 में गोवा को जीता था। गोवा का शासक उस वक्त कौन था, आदिल शाह। आदिल शाह गोवा का शासक था। उसने जो इस वक्त वायसराय बनकर आया वो अबू बकर था। कौन, अबू बकर। अबू बकर एक क्या था, ये वायसराय बनकर आया, पुर्तगाली का अगला अबू बकर। और इसने आदिल शाह से 1509 में गोवा को जीत लिया था, आपको याद रखना, गोवा को जीत लिया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर और आगे बात याद रखना है, फिर हमने क्या किया, 1660-61 के 1961 के करीब, 61 आप लिख लीजिए, 1961 में हमने क्या किया, गोवा को पुनः अपने क्षेत्र में मिला लिया। कब, गोवा को पुनः अपने क्षेत्र में पुर्तगालियों से मिला लिया। और 1987 को हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था गोवा को। पूरी बात आपको याद रखनी है। आपका 3-4 प्रश्न एक प्रश्न क्लियर हो तो भूलना नहीं है, ऐसे प्रश्न लगातार मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो डेली जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास आपकी रोजाना मैं बता देता हूं सर 5 बजे होती है, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के साइंस, करंट अफेयर्स सब प्रकार के वीडियोस में करवाऊंगा। यूपी पुलिस, लेखपाल, कांस्टेबल जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा। कह रहा है शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। बात करेंगे सर शिवाजी के जन्म अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, शिवाजी का जन्म 1627 में होता। कब, 1627 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर, शिवनेरी पहाड़ियों पे हुआ था, शिवनेरी पहाड़ियों के ध्रुव में हुआ था, ठीक है। रायगढ़ इनकी क्या थी, रायगढ़ इनकी राजधानी थी। क्या थी इनकी राजधानी, क्या थी, रायगढ़। और रायगढ़ के ही किले में, रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। और कब करवाया था राज्याभिषेक, तो आपको याद रखना है 1674 में। 1674 में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। और कौन थे, गंगा भट्ट के द्वारा। इनका राज्याभिषेक किसने किया था, गंगा भट्ट ने किया था, याद रखेंगे, गंगा भट्ट ने किया था, आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग गलत नहीं करें। किसने सर, गंगा भट्ट ने किया था इनका राज्याभिषेक। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन्होंने जो जयसिंह से संधि की थी, क्या नाम था उस संधि का जो जयसिंह से की थी, और किस सन में की थी, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या त्रिपिटक का धार्मिक, कौन सा धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक से संबंधित है, बताएंगे। त्रिपिटक किससे संबंधित, तो त्रिपिटक में आपने 3 पिटक देखेंगे, जिनमें कौन से हम देखते हैं, कौन कौन से, सुप्त पिटक, एक आपका देखते हैं सुप्त पिटक, एक आपका देखते हैं विनय पिटक, एक आपका क्या देखते हैं, एक विनय पिटक, और एक आपका देखते हैं अभिधम्म पिटक। कौन सा, अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। अच्छा, ये किससे, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बौद्ध धर्म की बात क्या है सर, गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी, आपको याद रखना, उनके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। कह रहा और त्रिरत्न अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो क्या बताएंगे सर, त्रिरत्न किससे संबंधित हैं, तो कहेंगे त्रिरत्न आपके जैन धर्म से संबंधित हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण आता है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए जातक कथाएं जो हैं ये किस धर्म से संबंधित, जातक कथाएं, तो आपको याद रखना है जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में और बता दीजिए भाई सब प्रश्न, जो आपकी अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, बताइए, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल की मैं बात करूं तो इसका नाम पहले सिंधु घाटी सभ्यता था जब एक खोजी गई, ठीक है। पहले अगर बात की 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता का पता लगाया, लेकिन उस वक्त आपको पता होगा हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन काल था, तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं दयाराम साहनी जी, जिन्होंने 1921 में, कब सर, 1921 में इसका पहला स्थल कौन सा खोजा था, हड़प्पा खोजा था, ठीक है। और इसलिए इस काले सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। किसने, दयाराम साहनी ने, आपको याद रखना थी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता, और किस नदी के किनारे है, तो कहेंगे रावी नदी के किनारे है, ठीक है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने, किसने, राखालदास बनर्जी ने एक और स्थल खोजा जिसको आप कहते हैं मोहनजोदाड़ो। क्या था, नाम था इसका, मोहनजोदाड़ो, जिसका आप मोहनजोदाड़ो कहते हैं। ये आपका किसके, ये रावी नदी, सॉरी ये सिंधु नदी के तट पर था। किसमें, ये सिंधु नदी के तट पर था, आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हड़प्पा हो जाएगा। लोथल ये आपका भोगवा नदी के तट पर है, कई बार आपके एग्जाम में आया, बताइए। वो लोथल, और एक बंदरगाह था भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जरा शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, बोलेंगे शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, कमेंट बॉक्स में बताना है।
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे बोला जाता है। पहले तो शिवाजी थे, लेकिन द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे संभाजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य थी, इसका क्या मतलब? सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? अनार्य थी। अनार्य मतलब आर्यों से अलग थी। आर्य तो वैदिक सभ्यता में आपको सर देखने को मिलेंगे, तो आर्यों से ये अलग थी। क्यों थी? यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी अपनी चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, इसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो आपको याद रखना अनार्य का मतलब क्या है, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि आर्य सभ्यता आप देखेंगे कौन सी सर? आर्य सभ्यता देखेंगे, आर्य सभ्यता पूरी की पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। जो वैदिक सभ्यता है कैसी सी? पूरी पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे लक्षण हमें पता चलते हैं कि ग्रामीण सभ्यता थी? तो इनका पहला जो हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दो भागों में था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैद काल में इनका पहला जो पेशा था वो पशुपालन था, और द्वितीय पेशा इन्होंने क्या बनाया? द्वितीय पेशा अपना कृषि को बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद अतरंगी खेड़ा से लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है। फिर इन्होंने अपना प्रथम पेशा कृषि को बनाया, द्वितीय पेशा पशुपालन को बनाया। लेकिन प्रारंभिक में ऋग्वैदिक काल में इन्होंने प्रथम पेशा अपना कृषि को बनाया था। यह भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न तेरा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध के जन्म की हम बात करें, ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है। और एक बात और भी याद रखना, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने उपदेश दिया, उसको कहते हैं धर्मचक्र, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। जब ये इन्होंने अपना घर त्यागा, घर जब त्यागा, क्या कहते हैं? घर जब त्यागा, घर त्यागा, तो इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? विनिष्क्रमण कहा जाता है, आपको याद है, महाविनिष्क्रमण। राइटिंग पर यदि आप मेरे शब्दों को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मृत्यु जब हुई तो क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब सर इनकी मृत्यु हुई थी, आपको याद है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण। अच्छा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, आपको याद है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, याद रखेंगे। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहेंगे कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी बात आपको याद रखनी। पूरा पोस्टमार्टम किसका? गौतम बुद्ध जी का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब किया था? अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा किया था? तो पंजाब को कब्जा करने के लिए इन्होंने दो युद्ध लड़े थे, जिन्हें पहला आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध था, जो ये आपका 1848 से 49 के बीच चला, 1848 से 49 के बीच चला। और किसने 1849 को पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। उस वक्त कौन था? गवर्नर जनरल डलहौजी था, ठीक है, डलहौजी था, आपको याद रखना। कौन था? डलहौजी था। एक बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ पूरा पोस्टमार्टम करवा रहा हूं। वीडियो पसंद आए, दिल से अच्छा लगे तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना द विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की है। ये तो बहुत अच्छे से पता होगी, इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको याद रखना, सबसे पहले इन्होंने 1929 के अधिवेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहाँ यह हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। और ये वही अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसमें? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के अधिवेशन लाहौर में की गई थी। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है पूर्ण स्वराज आपको लिख लेना, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के अधिवेशन में। उसके बाद 1936 में ये कहाँ करते हैं? 1936 में इन्होंने लखनऊ में अध्यक्षता की थी। किसकी? लखनऊ में अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना, लखनऊ में, ठीक है। 1936 में इन्होंने लखनऊ में अध्यक्षता की थी। और 1937 में इन्होंने एक और अध्यक्षता की, जिसे आप कहते हैं फैजपुर। और फैजपुर ये वही अधिवेशन है, कहते हैं ये प्रथम अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन कहते हैं, ये गाँव में हुआ था, ठीक है, फैजपुर में हुआ था, याद रखेंगे। तो कितनी बार सर हुआ? 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है। किसकी? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार की। कमेंट बॉक्स में बताना सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके 1 मिनट, उसमें और प्रश्न तो नहीं रह गए? नहीं, उसमें हो गए। अगला प्रश्न कह रहा आर्य समाज वर्णों में विभाजित था। तो आपको आर्य समाज पता होगा कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में विभाजित था। आपको याद रखना है आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज के बारे में मैं बता चुका हूँ, 2 भागों में हम आर्य समाज को, मतलब ऋग्वेद को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक कृषि था,
नहीं सॉरी, ऋग्वैदिक काल में प्रारंभिक पेशा पशुपालन था, द्वितीय पेशा कृषि था। ठीक है, सब बता चुका हूँ। अगला प्रश्न कह रहा प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक, क्वेश्चन कर रहा है वह प्राचीन शासक कौन था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और इन्होंने कहाँ पर, कर्नाटक में अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे, मतलब इनकी मृत्यु जो हुई थी कर्नाटक में, कहाँ, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटक में। और यहाँ पर क्या है, तो आपको याद रखना ये जैन धर्म का बहुत पवित्र स्थल है और यहीं पर इन्होंने संलेखना संधारा प्रथा से अपने प्राण त्यागे थे। आपको याद रखना कौन सी, संलेखना संधारा प्रथा से, संलेखना प्रथा से। एक बात और याद रखना है, श्रवणबेलगोला में यहाँ महामस्तकाभिषेक मेला लगता है प्रत्येक 12 वर्ष समाज में और यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। ये भी बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको याद है पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको याद रखना पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कर्जन ने विभाजन कब किया था, कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था। तो ये तो आपको रटा होगा, कब किया था, 1905 में कर्जन ने विभाजन किया था। लेकिन एक बात और याद रखना, इसके विभाजन को रद्द कब किया गया, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो याद रखना है तृतीय दिल्ली दरबार। शायद दिल्ली दरबार भी आपके एग्जाम में पूछ ले, तो आपको तृतीय दिल्ली दरबार सजा दिल्ली दरबार में, याद रखना दिल्ली दरबार में कब, तो 1911 में। 1911 में इसके विभाजन को क्या किया था, रद्द कर दिया था। और 1911 में ही राजधानी दिल्ली को बनना प्रस्तावित हुई थी और 12 में पूरी तरीके से बन गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अपने साम्राज्य का विस्तार में, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी। तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए चाणक्य इनके क्या थे, चाणक्य इनके गुरु थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फर्टियर गांधी किसे कहा जाता था। तो ये तो आपको पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फर्टियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने बारे में देखिए पूर्ण तरह के साक्ष्य नहीं मिले, जो भी साक्ष्य मिले हैं तो उन पर हम चर्चा करें, लेकिन अभी तक इसकी जो लिपि है वो अभी तक हमने पहचान नहीं पाई है। तो इसकी लिपि अज्ञात लिपि के रूप में हम जानते हैं। तो कि मतलब अगर आपसे ऑप्शन में अज्ञात हो तो आप अज्ञात टिक करेंगे, यानी कि अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, अभी ये क्वेश्चन हमने किया, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये बात आपको याद रखनी। अगला प्रश्न तेरा इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है। तो कुछ कृतियां जो आपके मतलब विदेशी यात्री आए उन्होंने लिखी, उन पर आपको पता होनी चाहिए। जैसे किताब आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, रेहला किसकी कृति है, बताना है। तो आपको याद है इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की है और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, रेहला जो है ये किसकी, इब्न बतूता की है। किसकी है, इब्न बतूता की है। और इब्न बतूता के बारे में आपको याद रखना है ये एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आता। कब, 1333 में एमबीटी के शासनकाल में आता और मध्यकालीन भारत की जानकारी देती है, काफ़ी जानकारी तुगलक वंश के रिलेटेड रेहला देती है। आपको बताना है इब्न बतूता को कौन सा शासनकाल दिया गया था, किसने इसने दिया था। ठीक है, आपको ये बात बतानी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब केसरी के खिताब से किसे नवाजा जाता है। तो ये तो बात आपको पता होगी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम डेली 25वां प्रश्न आपको HW के लिए देते हैं। तो 25 में से आपका दोस्तों स्कोर कितना रहा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए, शानदार क्लासेज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया दिल से तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।